अगर आपको पहले से पता चल जाए कि कोई इंसान कब और कैसे मरेगा, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसकी किस्मत बदलेंगे या भगवान की लिखी कहानी में दखल देने की कोशिश कभी नहीं करेंगे? ये कहानी है एक ऐसे अनाथ लड़के की जिसने मौत को कई बार अपनी आंखों के सामने देखा और फिर एक दिन अपने सबसे प्यारे इंसान की जान बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। तो तैयार हो जाइए एक इमोशनल थ्रिल और सस्पेंस से भरी कहानी के लिए, दी फॉर्चुनाइज। ये कहानी शुरू होती है एक दर्दनाक हादसे से। एक प्लेन क्रैश हुआ है, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार और मलबा। इन्हीं लाशों के बीच एक छोटा सा बच्चा शिनिचिरो अपने माँ बाप को खोज रहा है, लेकिन किस्मत इतनी बेरहम थी कि उसके माता पिता शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे। तभी मलबे के बीच से एक लड़की की कमजोर आवाज आती है, मदद करो प्लीज। लेकिन शिनिचिरो इतना छोटा था कि उसे समझ ही नहीं आया कि क्या करे। और तभी प्लेन का एक बड़ा टुकड़ा उस लड़की के ऊपर गिर जाता है। कहानी यहां से कई साल आगे बढ़ती है। स्क्रीन पर एक नई सुबह उभरती है और कैमरा हमें दिखाता है शिनिचिरो को, अब पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व और मजबूत, जो एक ऑटो गैराज में मेहनत से काम कर रहा है। ये गैराज तेत्सुआ का है, एक सख्त लेकिन दिल से नेक इंसान जो शिनी को बिल्कुल अपने बेटे की तरह मानता है। शिनी भी तेत्सुआ में अपने खोए हुए पिता की परछाई देखता है। तेत्सुआ का सपना है कि जल्द ही वो दूसरा गैराज खोले और वो चाहता है कि शिनी उसका मैनेजर बने, मगर शिनी झिझकते हुए ये ऑफर ठुकरा देता है। उसे लगता है ये जिम्मेदारी उसके बस की बात नहीं। फिर भी तेत्सुआ उसे सोचने का समय देता है। तेत्सुआ की बेटी मित्सुको को भी शिनी को समझाती है, क्योंकि उसकी नजरों में इस पद के लिए सिर्फ वही सही है। लेकिन इसी गैराज में काम करने वाला कनाडा हमेशा से शिनी से जलता रहा है। वजह साफ है, हर काम में तेत्सुआ की पहली पसंद हमेशा शिनी ही रहा है। ये जलन अक्सर बदतमीजी में बदल जाती है। आज भी कनाडा उसे धक्का देकर निकल जाता है, जिससे शिनी का मोबाइल जमीन पर गिरकर टूट जाता है। काम खत्म करने के बाद शिनी अपने टूटे मोबाइल को ठीक करवाने एक छोटी सी मोबाइल शॉप जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है एक लड़की आओई से। शिनी बताता है कि फोन टूट गया है। आओई मुस्कुराकर देखती है और कहती है, ये तो काफी पुराना मॉडल है, इसके पार्ट्स मिलना मुश्किल होंगे। लेकिन फिर भी जिद और हुनर से वो उसका फोन ठीक कर देती है। उस रात शिनी अपने ठीक हुए फोन को देखता है और अनजाने में आओई को याद करने लगता है। अगले दिन शिनी काम पर जाने के लिए मेट्रो पकड़ता है। तभी उसके बगल में खड़े एक आदमी के हाथ अचानक गायब होने लगते हैं। यहीं पर हमें पता चलता है, प्लेन क्रैश वाली घटना के बाद शिनी को एक रहस्यमयी शक्ति मिली थी। वो लोगों का भविष्य देख सकता है, खासकर उनकी मौत का पल। उस आदमी के गायब होते हाथ इस बात का संकेत है कि उसका अंत निकट है। लेकिन शिनी बेबस है, कुछ कर नहीं सकता। गैराज पहुंचकर मित्सुको फिर से उसे मैनेजर बनने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन शिनी शॉप के पास से गुजरता है। उसकी आंखें अब भी आओई को तलाश रही होती है। तभी एक अजनबी उससे टकराता है। शिनी की जिज्ञासा उसे मजबूर करती है कि वो उस आदमी का पीछा करे, ये जानने के लिए कि उसका भविष्य क्या है। कुछ ही कदम दूर एक तेज रफ्तार कार उसे कुचल देती है। शिनी स्तब्ध खड़ा रह जाता है और अंदर से टूटा हुआ महसूस करता है, क्योंकि वो जानता था इस मौत को टालना शायद मुमकिन था। फिर भी वो कुछ न कर सका। अगले दिन शिनी मित्सुको से एक अजीब सा सवाल पूछता है, अगर तुम्हारे पास ऐसी शक्ति आ जाए कि तुम लोगों का भविष्य देख सको, यहां तक कि ये भी जान सको कि कौन कब मरने वाला है, तो तुम क्या करोगी? मित्सुको बिना सोचे जवाब देती है, ये कोई वरदान नहीं बल्कि अभिशाप है और मुझे ऐसा कोई बोझ नहीं चाहिए। शिनिचिरो उसके जवाब पर सोच में पड़ ही रहा था कि उसका मोबाइल फिर से खराब हो जाता है। वो मजबूरन आओई के पास फोन ठीक करवाने जाता है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा देखता है जो उसके रोंगटे खड़े कर देता है।
आओई का हाथ धीरे धीरे गायब हो रहा है। डर और चिंता में डूबा शिनिचिरो उसे बचाने का फैसला करता है। काम खत्म होने के बाद वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। पहले तो आओई हिचकिचाती है, लेकिन आखिरकार कॉफी शॉप में आने का वादा करती है। जब वो आती है, शिनी ये देखकर राहत की सांस लेता है कि उसका हाथ फिर से सही हो गया है। आओई सीधा सवाल करती है, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? शिनी कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, मेरे पास भविष्य देखने की ताकत है, लेकिन मुझे लगा तुम यकीन नहीं करोगी। इतना कहकर वो बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ वहां से चला जाता है। लेकिन बाहर निकलते ही उसके सीने में अचानक तेज दर्द उठता है। फिर भी वो खुद को संभाल कर घर पहुंच जाता है। अगले दिन पूरे आत्मविश्वास के साथ वो तेत्सुआ से कहता है कि वो मैनेजर बनने के लिए तैयार है। रात को वो गैराज में काम कर रहा होता है जब अचानक आओई वहां पहुंचती है। शिनिचिरो उसे देखकर चौंक जाता है। आओई बताती है कि उसने उसका एड्रेस स्टोर से लिया है क्योंकि उसे उससे एक जरूरी बात करनी थी। शिनिचिरो उसे कॉफी ऑफर करता है, लेकिन आओई एक अखबार उसकी ओर सरकाती है। खबर में लिखा है कि पिछली रात पास की एक फैक्ट्री पर हमला हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए और उनमें वो खुद भी हो सकती थी क्योंकि वो रोज उस रास्ते से घर जाती है। पर किस्मत ने करवट ली क्योंकि पिछली रात शिनिचिरो ने उसे बचा लिया था। आओई कहती है कि उसे शिनिचिरो की भविष्य वाली बात याद है और वो उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन शिनिचिरो इसे हंसी में टाल देता है। अगले दिन मित्सुको जैसे ही स्टोर में आती है, उसे एहसास हो जाता है कि यहां पिछली रात कोई आया था। वो शिनिचिरो से पूछती है और इस बार वो बिना कुछ छुपाए सब सच बता देता है। मित्सुको के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है क्योंकि ये पहली बार था जब शिनिचिरो ने किसी से सच्ची दोस्ती की थी, वरना अब तक उसने अपने आसपास किसी को आने भी नहीं दिया था। यहां एक और दिलचस्प फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां कहानी हमें शिनिचिरो के पुराने दिनों में ले जाती है। उस समय उसके गैराज में मारिको नाम की एक खूबसूरत और चंचल लड़की काम करती थी। मारिको का दिल चुपचाप शिनिचिरो पर आ गया था, लेकिन अफसोस शिनिचिरो ने कभी उसकी ओर ध्यान तक नहीं दिया। इसी उपेक्षा ने मारिको के दिल में एक खालीपन भर दिया और इस खालीपन को भरने के लिए उसने गैराज में आने वाले एक अमीर और रईस कस्टमर का हाथ थाम लिया। वो उसके साथ नई जिंदगी की तलाश में हमेशा के लिए इस जगह को छोड़कर चली गई, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस फैसले के पीछे एक ऐसी किस्मत छुपी है जो एक दिन सब कुछ बदल देगी। कहानी एक बार फिर प्रेजेंट में लौटती है। मित्सुको और शिनिचिरो को अचानक तेत्सुआ की गुस्से से भरी आवाज सुनाई देती है। वो कनाडा पर चिल्ला रहा था क्योंकि कनाडा बिना बताए किसी ग्राहक की गाड़ी लेकर डेट पर चला गया था, लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय कनाडा उल्टा तेत्सुआ से बहस करता है और गुस्से में शिनिचिरो को धक्का भी दे देता है। ये देखकर तेत्सुआ का सब्र टूट जाता है और वो उसे एक जोरदार पंच मारकर काम से निकाल देता है। लेकिन कनाडा के जाते ही शिनिचिरो की नजर तेत्सुआ के हाथों पर जाती है जो धीरे धीरे गायब हो रहे थे। इसका मतलब था तेत्सुआ की जान भी खतरे में है। शिनिचिरो, जो उसे अपने पिता जैसा मानता था, तुरंत तय करता है कि वो उसे बचाएगा। काम खत्म होने के बाद वो तेत्सुआ को अपने साथ डिनर के लिए चलने का निमंत्रण देता है और तेत्सुआ भी मान जाता है। दोनों पैदल ही रेस्टोरेंट की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में शिनिचिरो का ध्यान सिर्फ तेत्सुआ और उसके आसपास की हर हलचल पर था। तभी एक अंधेरी गली से कनाडा हाथ में लोहे की रॉड लिए तेत्सुआ पर टूट पड़ता है, पर शिनिचिरो बीच में आकर वार झेल लेता है और तेत्सुआ की जान बचा लेता है। इस झटके से शिनिचिरो को दिल का दौरा पड़ जाता है और अगली बार उसकी आंखें खुलती है सीधे हॉस्पिटल में। वहां मित्सुको उसे बताती है कि तेत्सुआ ने कनाडा को माफ कर दिया है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। डॉक्टर उसकी जांच करता है और कहता है कि शायद ये सब स्ट्रेस की वजह से हुआ है।
तभी शिनिचिरो एक छोटी बच्ची को देखता है जो धीरे धीरे गायब हो रही थी। डॉक्टर उससे पूछता है, क्या तुम्हें भी वो बच्ची गायब होती नजर आई? इसके बाद दोनों हॉस्पिटल की छत पर पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर उसे अपनी सच्चाई बताता है। उसके पास भी वही शक्ति है जिसे लोग फॉर्चून आई कहते हैं, लेकिन डॉक्टर समझाता है, हम इंसान हैं, भगवान नहीं। किसी की किस्मत को बदलना या उसके साथ खेलना हमारे बस में नहीं होना चाहिए, वरना नतीजा उल्टा पड़ सकता है और खुद हमारी जान भी खतरे में आ सकती है। तुम्हारा दिल का दौरा भी इसी का नतीजा है, इसलिए जो होना है उसे होने दो, क्योंकि किस्मत से लड़ने की कीमत बहुत भारी होती है। शिनिचिरो का मन अब भी उस एक ही सोच में उलझा था। अगले ही दिन वो आओई को मिलने बुलाता है और धड़कते दिल के साथ अपने दिल की बात कह देता है, लेकिन आओई बिना कोई जवाब दिए चुपचाप चली जाती है। फिर अगले ही दिन जैसे कोई चमत्कार हो गया हो, आओई हाँ कह देती है। बस वहीं से दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती है और उनका प्यार गहराई में उतरता चला जाता है। इसी बीच कनाडा तेसुआ से फिर से काम मांगने आता है। शिनिचिरो उसकी सिफारिश करता है और तेसुआ उसे नौकरी दे देता है। कनाडा दोनों का दिल से शुक्रिया करता है। कुछ ही दिन बाद शिनिचिरो अपने और आओई के लिए एक खूबसूरत रिंग पेयर खरीदता है। साथ ही रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाता है, लेकिन वहां डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो जाता है। अगली बार अगर दिल का दौरा पड़ा तो जान भी जा सकती है। यह सुनकर शिनिचिरो के भीतर एक अनजाना डर घर कर जाता है। उसी शाम अपने गैराज में एक युवक कार रिपेयर कराने आता है। ये कोई अनजान नहीं, बल्कि मारिको का बॉयफ्रेंड था। शिनिचिरो मारिको के बारे में पूछता है, लेकिन वो लड़का उसकी बुराई करने लगता है, यहां तक कि शिनिचिरो को भी ताने मारता है। फिर भी शिनिचिरो शांत रहता है। अगले दिन जब वही लड़का अपनी गाड़ी लेने आता है, शिनिचिरो देखता है कि उसका शरीर हवा में धुंध की तरह गायब होने लगा है। मतलब उसकी मौत भी तय है। लेकिन इस बार शिनिचिरो कुछ न करने का फैसला करता है। कुछ दिनों बाद हम उसे उसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में देखते हैं। वहां उसकी नन्ही सी बेटी अपने पिता के लिए बिलख रही होती है। उसे देखकर शिनिचिरो का दिल भारी हो जाता है। उसकी आंखों में फिर से वो तस्वीर उभर आती है, वो प्लेन क्रैश साइट वाली लड़की जिसे वो बचा नहीं पाया था। अगले दिन हताश और थका हुआ शिनिचिरो एक पार्क की बेंच पर बैठा था। पास ही किंडरगार्टन के कुछ बच्चे अपनी टीचर के साथ खेल रहे थे। तभी एक नन्ही बच्ची उसके पास आकर बॉल मांगती है, लेकिन उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उस बच्ची का शरीर धीरे धीरे गायब हो रहा था। और सिर्फ वो ही नहीं, बाकी बच्चे और यहां तक कि उनकी टीचर का शरीर भी हवा में घुलने लगा। घबराहट में शिनिचिरो बच्चों के हाथ पकड़ कर चेक करने लगता है, लेकिन टीचर उसे गलत समझ लेती है और तुरंत बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। तभी उसके हाथ से स्कूल का एक लेटर गिर जाता है, जिसमें लिखा था कि बच्चे अगले दिन सुबह ट्रेन से ट्रिप पर जाने वाले हैं। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधती है, कुछ बड़ा होने वाला है। वो तुरंत अगले दिन स्टेशन पहुंचता है और देखता है कि वहां कई यात्री भी ऐसे ही धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। तभी उसे समझ आता है कि अगले दिन सुबह 7 बजे निकलने वाली ट्रेन का भयानक हादसा होने वाला है और उसी ट्रेन में बच्चे भी जाएंगे। फिर याद आता है, आओई भी तो इस ट्रेन से सफर करती है, यानी उसकी जान भी खतरे में है। रात को वो आओई के घर जाता है, उसे सकुशल देखकर राहत की सांस लेता है और उसे खतरे से बचाने के लिए 3 दिन की ट्रिप पर चलने का आग्रह करता है। आओई पहले हिचकिचाती है, लेकिन आखिरकार मान जाती है। लेकिन बच्चों और बाकी यात्रियों को बचाना भी जरूरी था। वो स्कूल में फोन करके ट्रिप कैंसिल करने को कहता है, लेकिन बिना ठोस कारण के स्कूल इनकार कर देता है। निराश होकर वो आओई को एक चिट्ठी लिखता है, जिसमें सच सच सब बताता है और ये भी कि वो उससे कितना प्यार करता है। अगली सुबह उसकी सारी प्लानिंग ढह जाती है जब आओई मैसेज करती है कि उसकी कोवर्कर की तबीयत खराब है
इसलिए उसे स्टोर जाना पड़ेगा। शिनिचिरो तुरंत स्टेशन की तरफ भागता है, लेकिन घर के बाहर ही पुलिस उसका इंतजार कर रही थी। दरअसल टीचर ने बच्चों के साथ गलत व्यवहार का इल्जाम लगा दिया था। वो किसी तरह पुलिस से बचकर स्टेशन पहुंचता है, पर देखता है कि आओई पहले ही ट्रेन में चढ़ चुकी है। तब वो टैक्सी लेकर अगले स्टेशन पर पहुंचता है, जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उसे तुरंत समझ आता है, क्रेन का भारी हिस्सा ट्रेन पर गिरने वाला है और सभी यात्री मारे जाएंगे। वो दौड़कर स्मोक कैंडल जलाता है और ट्रेन के सामने खड़ा हो जाता है। इंजन के ठीक पीछे बैठे आओई उसे देख लेती है और ड्राइवर से ट्रेन रोकने को कहती है। ट्रेन रुकते ही क्रेन का हिस्सा नीचे गिरता है और सैकड़ों जिंदगियां बच जाती हैं। लेकिन आओई के बाहर आते ही उसकी आंखें भर जाती है, क्योंकि अपने प्यार और यात्रियों को बचाने के लिए शिनिचिरो ने अपनी जान दे दी थी। उसके अंतिम संस्कार पर आओई को पता चलता है कि वो पहली लड़की थी जिससे वो इतना खुलकर मिला था, और ये भी सच सामने आता है। वही लड़की थी जिसे फ्लाइट हादसे के समय शिनिचिरो ने बचाया था, बस उसे याद नहीं रहा था। असल में आओई के पास फॉर्चून आइज की ताकत थी और वो जानती थी कि शिनिचिरो ही उसका किस्मत का साथी है। जब उसने उसके गायब होते हाथ देखे तो उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो वो उसे बचाएगी। लेकिन किस्मत ने खेल ऐसा खेला कि बचाने आया वही शख्स खुद कुर्बान हो गया। अंत में आओई उसकी लिखी चिट्ठी पढ़ते हुए बुरी तरह टूट जाती है। उसकी दी हुई अंगूठी पहनकर उसे महसूस करती है और स्क्रीन कालेपन में डूब जाती है।